Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही global festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। सब बनेंगे फॉलोवर्स, सब बनेंगे फैन, इस तरह वायरलेस का फील्ड में टशन का ये जश्न है। राशि टशन का जश्न। हाय, मैं हूँ शिल्पा शिंदे और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑब्जर्वर। सही पकड़े। मैं हूं मोहन जोशी, देखते रहिए न्यूज ऑब्जर्वर। Hi, I'm Simanjeet and you're watching News Observer. मेरा नाम सौरभ दुबे है और आप देख रहे हैं न्यूज ऑब्जर्वर। Hi, this is Karishma Tanna and you're watching News Observer. हाय, मेरा नाम है शेफ हरपाल सिंह सोखी और आप देख रहे हैं न्यूज ऑब्जर्वर। नमस्कार, मैं हूँ उदित नारायण और आप देखते रहिए न्यूज ऑब्जर्वर। नमस्ते, हम पवन सिंह और आप लोग देख रहे बानीजा न्यूज ऑब्जर्वर। Collaboration of a new kind, words woven in a new design. Let the king talk to you like your daddy. It's the one and only rapper Maddie. Hi guys, this is rapper Maddie और देखते रहिए न्यूज ऑब्जर्वर। Hi, this is Zulfi Syed. You're watching News Observer. गगनयान के 4 एस्ट्रोनॉट्स के नामों का ऐलान। पीएम मोदी ने कहा 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों को स्पेस में ले जाने वाली शक्तियां। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला का राज्यपाल और सीएम यादव ने किया शुभारंभ। सीएम बोले, हमारी ज्ञान परंपरा गंगोत्री की तरह पवित्र और उज्जवल है। भोपाल के जेपी अस्पताल में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने जापानी बुखार की वैक्सीन का किया शुभारंभ। यह वैक्सीन 1 से 15 साल तक के बच्चों को लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश में ओलों से गेहूं, चने, सरसों की फसल हुई आड़ी। इटारसी में 50 ग्राम तक के ओले गिरे। बैतूल में सर्वे शुरू। खंडवा, छिंदवाड़ा में भी फसलों को नुकसान। भोपाल में लोकसभा सीट के उम्मीदवारों को लेकर रायशुमारी शुरू। बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक। दिल्ली में कल होगी सीसी की मीटिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑब्जर्वर। मैं हूं आपके साथ नीति पुरोहित। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पहुंचे। उनके साथ इसरो चीफ एस सोमनाथ भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने यहां लगभग 1800 करोड़ रुपए की 3 स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और देश के पहले मैन्ड स्पेस मिशन गगनयान का रिव्यू किया। पीएम ने गगनयान मिशन पर भेजे जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के नाम का ऐलान किया और उन्हें एस्ट्रोनॉट विंग्स दिया। जिन एस्ट्रोनॉट्स को गगनयान मिशन पर भेजा जाएगा उनमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। विक्रांत साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वीएसएससी में पीएम मोदी ने कहा, मैं चाहता हूं कि हर कोई हमारे अंतरिक्ष यात्रियों का खड़े होकर अभिनंदन करे। उन्होंने कहा, कुछ देर पहले देश पहली बार 4 गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। ये सिर्फ 4 नाम या 4 इंसान नहीं है, ये वो 4 शक्तियां हैं जो 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को अंतरिक्ष तक ले जाने वाली हैं। 40 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जा रहा है, लेकिन इस बार वक्त भी हमारा है, काउंटिंग भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। साहसिक साथियों के सम्मान में हम सब स्टैंडिंग ओवेशन दे करके तालियों से उनको सम्मानित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में हम सभी एक और ऐतिहासिक सफर के साक्षी बन रहे हैं। अब से कुछ देर पहले देश पहली बार अपने 4
गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। चालीस वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 2019 में केरल में भाजपा को लेकर जो आशा जगी थी वह 2024 में विश्वास में बदलती नजर आ रही है। 2019 में केरल ने भाजपा को डबल डिजिट में वोट दिया, 2024 में केरल डबल डिजिट में सीट देने का मन बना रहा है। मोदी ने कहा, 2019 में देश नारा दे रहा था, फिर एक बार मोदी सरकार। 2024 में हर कोई कह रहा है अब की बार 400 पार। पीएम बोले, भाजपा ने कभी केरल या देश के किसी राज्य को वोट के चश्मे से नहीं देखा। जब भाजपा यहां कमजोर थी तब भी हमने केरल को मजबूत बनाने के लिए काम किया। गल्फ के देशों में रहने वाले साथियों ने अभी हाल में अनुभव किया है कि पहले के भारत और आज के भारत में कितना फर्क है। केरला के लोगों में इस बार एक अलग ही उत्साह है। 2019 में केरला में बीजेपी को लेकर जो आशा जगी थी वो 2024 में विश्वास में बदलती नजर आ रही है। 2019 में केरला ने बीजेपी एनडीए को डबल डिजिट में वोट दिया था। 2024 में केरला डबल डिजिट में सीट देने का मन बना रहा है। मैं केरला से इसी आशीर्वाद की अपेक्षा भी करता हूं। 2019 में देश नारा दे रहा था, फिर एक बार मोदी सरकार। 2024 में हर कोई कह रहा है अब की बार 400 पार। साथियों, बीजेपी ने कभी केरला को या देश के और किसी राज्य को वोट के चश्मे से नहीं देखा है। जब बीजेपी यहां कमजोर थी तब भी हमने केरला को मजबूत बनाने के लिए काम किया। इन 10 वर्षों में देश का जो विकास हुआ, जो बड़े फैसले लिए गए, उनका उतना ही लाभ केरला को भी मिला जितना बीजेपी शासित प्रदेशों को। केरला की जागरूक जनता ये सब जानती है और यहां के लोग तो पूरी दुनिया में है। आज विश्व में भारत का बढ़ता हुआ कद, उसने केरला के लोगों में एक नया आत्मविश्वास भरा है। गल्फ के देशों में रहने वाले मेरे भाई बहनों ने अभी हाल ही में अनुभव किया है कि तब के भारत और आज के भारत में कितना फर्क है। 2024 का चुनाव इस नए भारत को और आगे लेकर जाने का चुनाव।
प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा विविध संदर्भ विषय को केंद्र में रखते हुए 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। शासकीय सरोजनी नायडू कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के मंच पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा, हमारी ज्ञान परंपरा गंगोत्री की तरह पवित्र और उज्जवल है। ज्ञान को किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। ऋग्वेद में कहा गया है कि जहां भी ज्ञान मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने अपनी संस्कृति और ज्ञान परंपरा को अक्षुण्ण रखा है। इस विषय पर यह 2 दिवसीय कार्यशाला आज हमारे उच्च शिक्षा विभाग हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा आयोजित की गई थी। माननीय महामहिम मंगूभाई पटेल और मैं स्वयं और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री हमने इस उद्घाटन सत्र में भाग लिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि धीरे धीरे हमारी उच्च शिक्षा नीति लगभग 4थे वर्ष में प्रवेश कर रही है और उस नाते से आने वाले समय में भारतीय ज्ञान की कई सारी विधाओं को अलग अलग सब्जेक्ट के माध्यम से विद्वानों को लेकर के उच्च शिक्षा विभाग इस दिशा में ठोस कदम उठाए। आगामी शैक्षणिक सत्र में इसकी अत्यंत आवश्यकता होगी। मुझे इस बात का संतोष है कि विभाग बहुत दक्षता के साथ अपना काम कर रहा है। यहाँ मैंने इस बात को भी रेखांकित किया है कि जो विश्वविद्यालय हमारे बाहर भारत के बाहर भी आकर के शिक्षा के मामले में अपनी साख बनाए, विभाग की जो आवश्यकता होगी, जो ज़रूरतें होगी, शासन उनके साथ खड़ा है। मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि उच्च शिक्षा विभाग के हमारे सभी जिनको विश्वविद्यालय की श्रेणी में लिया गया, खास करके शासकीय विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जगत के अंदर की जो कठिनाइयाँ उसको भी पूरा करने का सरकार ने निर्णय किया है और अब हमारे कुलपति तो कुलगुरु कहलाने जाने लगे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि उच्च शिक्षा विभाग लगातार अपनी साख बनाता जा रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। जनता के अब जाने को, लेकिन भगवान भी जानते हैं और वो भी जानते हैं कि हमारा भला नहीं होने वाला, भगवान उनका भला नहीं करने वाले हैं। ये राहुल गांधी स्वयं जानते हैं, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रम करने का उनका जितना करे कर ले, कौन रोक रहा है उनको। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी के साथ में, अपने कैडर के साथ में, जनता में विश्वास के साथ में लोकसभा चुनाव में उतरेगी और एनडीए 400 से ऊपर सीट लाने वाला है। हम सब सामने दिख जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में भी और मध्य प्रदेश में भी सभी वर्गों के महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया है। जिन अंग्रेजों ने हमारे लोगों की हत्या की थी और उनके शरीर को जंगलों में फेंक दिया था, ऐसे टांटिया मामा का भी हमने सम्मान करने का काम किया और अभी उनके नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया है। जगह जगह पर उनके स्टैचू लगाए हैं। चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे अन्य महापुरुष हो, सब वर्गों के महापुरुषों को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और भारत की परंपरा, भारत के शौर्य और पराक्रम को प्रदर्शित करने का इतिहास भी फिर से बच्चों को पढ़ाने का काम। भोपाल के जेपी अस्पताल में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने जापानी बुखार की वैक्सीन का शुभारंभ किया। ये वैक्सीन 1 से 15 साल तक के बच्चों को लगाई जाएगी। प्रदेश में 37 लाख बच्चों को टीका लगाया जाएगा। स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और डोर टू डोर भी वैक्सीन लगाई जाएगी। इसकी शुरुआत भोपाल, नर्मदापुरम, सागर और इंदौर में आज से की गई है। जिंदगी को समाप्त कर सकती है। इतनी खतरनाक बीमारी है। अभी बिहार, यूपी में ज़्यादा इसके मरीज मिलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी खतरा नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते। पिछले समय में 2 जिलों में टीकाकरण का अभियान चला और आज 4 जिलों के अभियान की शुरुआत हो गई। इंदौर, भोपाल, सीहोर और नर्मदापुरम 4 जिलों में वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हुआ। ये कोई बड़ा काम नहीं है स्वास्थ्य विभाग के लिए। अभी डॉक्टर अजय गोविंदा जी कह रहे थे कि हमारे देश में क्षमता है कि कोविड जैसे महामारी में 140 करोड़ लोगों के लिए 2 डोज की वैक्सीन बनाने का इतिहास हमारे देश में रचा है मोदी जी के नेतृत्व में। और भारत का ऐसा नाम हुआ
कि दूसरे देश अमेरिका जैसे देशों ने भारत से वैक्सीन की डिमांड की, ये बहुत बड़ी बात है। और मुफ्त में वैक्सीन लगाना, बहुत जगह तो वैक्सीन बनाया लोगों ने लेकिन उसको पैसे में लगाया। हमारे यहाँ फ्री में वैक्सीनेशन 280 करोड़ लोग, 140 का डबल डोज, और बाद में बूस्टर डोज भी दिया। इसमें हमारे देश की क्षमता और हमारे नेतृत्व का लोहा सारी दुनिया को समझ में आया है। इसलिए ये 4 जिलों में वैक्सीनेशन कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। भोपाल, इंदौर, सीहोर और नर्मदापुरम, जहाँ पर इस बीमारी के आने के खतरे समझ में आए हैं, तो वहाँ पर टीकाकरण का ये अभियान शुरू हुआ है। 15 वर्ष से तक के सभी बच्चों को ये टीकाकरण किया जाएगा। सर, आगे भी मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों में भी वैक्सीनेशन करवाया जाएगा? अब ये 4 जिलों में, उसके बाद जो गाइडलाइन आएगी भारत सरकार के और जो हमारे सर्वे का जो विभाग है, तो उसके मौसम में हुए बदलाव ने मध्य प्रदेश में फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। सोमवार रात तेज हवा, बारिश के साथ गिरे ओलों ने खेतों में गेहूं, चना, सरसों की फसल आड़ी कर दी। नर्मदापुरम, खंडवा, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़, बैतूल, छतरपुर और निवाड़ी जिलों में ओले गिरे। कुछ जिलों में खेतों में कटी रखी फसल पानी में डूब गई, इससे दाने काले पड़ने की आशंका है। छिंदवाड़ा में रात भर में 1.5 इंच पानी गिरा। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। बुरहानपुर की ग्राम पंचायत इक्षापुर मंदिर के पास स्थित गौशाला के पास तेंदुआ को देखा गया। ग्रामीणों की सूचना पर उपवन क्षेत्र पलक डिप्टी रेंजर मोहन सह मंडलोई द्वारा अपनी टीम को लेकर घटना स्थल पर मौका मुआयना किया। ग्रामीणों द्वारा फोटो देखने के बाद बताया गया कि यह तेंदुआ है। उपवन क्षेत्र पालक द्वारा ग्रामीणों को सावधानी बरतने की हिदायत दी गई एवं ग्रामीणों को समझाया गया व मंदिर द्वारा लाउड स्पीकर पर भी सूचना दी गई एवं पंचनामा बनाया गया। लगभग 7:30 बजे खबर मिली थी। हमारे ग्राम के पूर्व सरपंच और वर्तमान सांसद प्रतिनिधि श्री संजय पवार साहब, इन्होंने हमें सूचना दी फ़ोन पे कि मंदिर के पीछे जो गौशाला बनी, गौशाला के पीछे रात को इनकी भाषा में गाँव वालों ने पेंथर बोला, लेकिन हमने मौके पर आके देखा निशान पाए गए और इनके द्वारा हमें फ़ोटो भी जो दिखाई गई तो वो पेंथर न होते हुए तेंदुआ है। इसके लिए हम लोग अभी गाँव में जाएँगे, मंदिर में जो रेडियो मंदिर से अनाउंस कराएंगे, ग्राम के सरपंच और कोटवार को मुनादी कराएंगे, सरपंच साहब के द्वारा बोल देंगे कि गांव के आदमी कोई भी गांव से बाहर रात बेरात अकेले नहीं जाए और अति ज़रूरत हो तो लट लेके जाए या फिर कार से लेके जाए या 2-4 आदमी लेके। शिक्षा विभाग का नया कारनामा देखने को मिला। नवीन शिक्षा संवर्ग अंशदायी पेंशन योजना में अभी तक कई माहों की राशि शिक्षकों के खाते में जमा नहीं हुई, जबकि हर माह शिक्षकों के वेतन से कटौती की गई। कटौती की गई राशि कहां गुम हो गई, इसकी जानकारी विभाग नहीं दे पा रहा। न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ मध्य प्रदेश बैनर तले आज दर्जन भर शिक्षक कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा और गुम हुई राशि को वापस दिलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि एनपीएस कटौती में हुई मिसिंग राशि को एनपीएस खाते में हस्तांतरित किया जाए। उच्च प्रभार की वरिष्ठता सूची के संधारण वरिष्ठता के क्रमानुसार जारी करते हुए शीघ्र उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया भी शुरू की जाए। साथ ही क्रमोन्नति के आदेश जारी करने की मांग की। देखिए, हम लोग न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ मध्य प्रदेश के पदाधिकारी हैं, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं। परंतु हम लोग अभी 4 वर्षों से पेंशन की लड़ाई लड़ रहे थे। अभी तत्कालिक कर्मचारी की समस्याओं को लेकर के भी हम लोगों ने सरकार से मांग करना चालू कर दिया है। रीवा संभाग अंतर्गत आज हमारे संभागीय अध्यक्ष बबलू प्रजापति जी, जिला अध्यक्ष नरेंद्र शुक्ला जी, जयप्रकाश मिश्रा जी, लवकुश सतनामी जी, पूरे संजय तिवारी जी, पूरी टीम हमारी लगी हुई है। संभाग जिला सभी जिलों के अंतर्गत हमारे सतना के भी पदाधिकारी हैं, रीवा के भी पदाधिकारी, सब लोग एकत्रित हुए। माननीय कमिश्नर महोदय से आग्रह करने आए हैं क्योंकि राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में क्रमोन्नति का प्रावधान हर विभागों में चल रहा है, पर शिक्षा विभाग में अक्टूबर में आदेश जारी हुआ परंतु आज तक फॉलो नहीं हुआ। तो न 12 साल की सेवा, 24 साल की सेवा, 30 साल की सेवा करने वाले कर्मचारी 20,000 लगभग संभाग के अंतर्गत कर्मचारी हैं, वो आज भी गली गली परेशान होकर घूम रहे हैं। आज सूची देखते हैं, आज विसंगति आ गई, कल डीओ कार्यालय से पता लगा कि आज रुक गई, आज इसका सीआर नहीं आया, 6 महीने से लटकी हुई है। दूसरी एनएसडीएल में जो पेंशन की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं उसी के संबंध में हम लोग को आंशिक पेंशन का फ़ायदा सरकार के द्वारा दिया गया है।
तो 10% वेतन से कटौती होती है, 14 सरकार मिला देती। दोनों हमारे NSDL खाते में जाता है पैसा, परंतु आज खाते में यदि हम देखें तो किसी के कर्मचारी खाते में 20 महीने का गोल, किसी का 2 साल का गोल, 4 साल का गोल, 5 साल का गोल, पैसा का कोई पता ही नहीं है। आज हमको लड़की की शादी करनी है या हमको दवाई इलाज कराना, तो हमारा पैसा हमारे खाते में नहीं। तो भैया इसका खोज खबर हो कि पैसा आखिर गया कहाँ और हमारे खाते में ट्रांसफ़र किया जाए। आज हम लोग रीवा संभाग में कार्यालय में कमिश्नर साहब के यहाँ ज्ञापन हमारे दल बल के साथ सभी संगठन के साथ हम लोग ज्ञापन दिए। हमारी समस्या ये है कि जो शिक्षा विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं, मतलब NPS और शिक्षा विभाग सम्मेलन, कई समस्याएं हैं वो हम लोगों को समय समय पर न मिलती है। और NPS जैसे कटौती 2004 से पेंशन बंद हुई तो 11 तक तो किसी कर्मचारी की कटौती मतलब नहीं जमा हुई है। और अभी वर्तमान में बीच में मतलब मिसिंग का माने ज़्यादा है हर कर्मचारी का, चाहे कोई छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़ा कर्मचारी हो शिक्षा विभाग का। और रही बात क्रमोन्नत का, हर संभाग का क्रमोन्नत हो गया है, लेकिन हमारे रीवा संभाग का अभी भी लटका हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर महोदय जी से अब हम लोग व्यथा अपन। पन्ना जिले में डायल 100 पुलिसकर्मियों की अवैध वसूली जारी है। बताया जा रहा है कि ईंट बनाने के लिए प्राइवेट खेत से रेहा बलौई मिट्टी ले जाते हुए 2 ट्रैक्टर टाली पकड़े गए और उनसे 30,000 नकद व 30,000 फोन पे पर जबरन पैसे लेकर छोड़ दिया गया। यह घटना 21 फरवरी की दरमियानी देर रात की बताई जा रही है। गरीबों का खून चूसकर 100 डायल के पुलिसकर्मी अवैध कमाई में लगे हुए हैं। दोनों ट्रैक्टर किसानों को इस घटना के बारे में किसी को भी बताने पर हाथ पैर तोड़ने की धमकी भी दी गई। मीडिया के कैमरे पर किसानों ने डरते हुए अपना दुखड़ा सुनाया। लंबे समय से मीडिया की सुर्खियों में सलेहा थाना के कुछ पुलिसकर्मी हैं। जिले के ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ पुलिस कप्तान का जिले के कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को तनिक भी खौफ नहीं है। कुछ भ्रष्ट किस्म के अधिकारी लगातार पुलिस की छवि धूमिल कर रहे हैं। मिट्टी ले जा रहे थे, थाना सलेहा है, बमहौर के पास तक पहुंचे हैं हम। वहाँ पे 100 नंबर खड़ी थी, 100 नंबर में ड्राइवर और एक पुलिस वाला था। इसके बाद हमको ट्रैक्टर खड़ा करवा दिया। इतने में फ़ोन दूसरे पुलिस वाले को लगाया, वो तत्काल पहुंचा। बोलो क्या बात है? बोले ट्रैक्टर में मिट्टी लाद के ले जा रहे थे। बोला ठीक किए हो। इसके बाद हमको जीप में बैठाया, बोला मोबाइल लियो। हमने कहा हाँ लिए, मोबाइल दिए, मोबाइल रख लिए। इसके बाद बोले कि 60,000 रुपया लगेगा जब ये ट्रैक्टर यहाँ से जाएंगे। वो हमने कहा मालिक हाथ जोड़े विनती है, हमारे पास 60,000 रुपया नहीं है, हम गरीब आदमी हैं, घर के यूज के लिए ले जा रहे थे। वो बोले कुछ यहाँ नहीं चलेगा, ये तो थाने में जाएंगे तो जो था वहाँ कल निपटाना। हमने कहा मालिक 10 लाख की गाड़ी बिड़ जाएगी अगर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी मालिक, गरीब आदमी हैं। इसके बाद हमने जो है 30,000 रुपया नगद दिए थे। हम ईंट बेच के आए थे तो 30,000 रुपया उनको दिए। 30,000 रुपया तो बोला कि 30,000 में कुछ नहीं होगा, पैसा लेके आओ। हमारे मोबाइल में डरे थे। 30,000 रुपया हमने 30,000 रुपया मोबाइल में दिया। बोला अगर किसी से कहोगे तो मार के हम तुमको लाल कर देंगे। यहाँ से मिट्टी ले जा रहे थे रेता, वो हमारे सलेहा के पास पकड़ लिए 100 नंबर वाले ने। वो बोला कि खड़ी करो, तो हमने खड़ी कर दिए। फिर उसने लगाया एक जने को फ़ोन, तो वो बोला कि हमको गाड़ी में बैठा लिए, फ़ोन भी छुड़ा लिए। हमसे बोले कि इतना लगेगा 60,000 रुपये। जो हमारे जेब में था 30-35 हज़ार वो ले लिए। उसके बाद हमारे फ़ोन भी ले लिए और जो हमारे पास फिर हमारे फ़ोन पे जो हमारे पैसे कहते इतने लगेगा, नहीं तो ट्रैक्टर नहीं जाएंगे यहाँ से, वो भी ले लिए। 30,000 कैश ले लिए, 30,000 वो ले लिए फ़ोन पे। इसके बाद हमको धमकी देते रहे, मारपीट की। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ ऑब्जर्वर में। नमस्कार।